नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग के बीच में मैं गिरजेश कुमार तिवारी। एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन आप सब लोग के सामने रहा है कि किस चीज़ की तैयारी करें और कैसे करें। बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि सर यूपीआरवीएनएल का कब तक एग्ज़ाम होगा, कैसे तैयारी की जाए, क्या क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें कई लोगों ने बार बार कॉल किया, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको पूरी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति बनाते हुए कि कैसे आपको करना है और फिर सक्सेस लेना है। इस बार वैकेंसी आपके सामने है, इसके बाद पता नहीं कब आए, तो इसलिए आपको पूरी मेहनत करनी है। कैसे करनी है इसके बारे में हम सब लोग ढेर सारा डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो कई लोगों ने अभी एसएससी का प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जिन्होंने हमें बहुत कॉल की, बहुत बहुत धन्यवाद उनको हम देना चाहूँगा। ढेर सारे लोगों ने जिसने भी एसएससी प्री क्वालिफाई किया वो सब लोग को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मेंस के लिए आपको कैसे तैयार होना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों की प्रॉब्लम यह है कि इसरो का एग्ज़ाम भी 14 को है, तो कैसे क्या क्या करें क्या ना करें। कुछ और यांत्रिक के भी फॉर्म भरे हुए हैं और इधर आपने इसरो के एग्ज़ाम के साथ साथ एनएफएल की भी एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो आप सब लोग तैयारी में बहुत कसमकस में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। तो उन सारी चीज़ों को हम आज क्लियर करेंगे। हाँ, हमारा एग्जाम मेन फोकस रहेगा यूपीआरवीएनएल को ही फोकस किया जाए, जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। अपने स्टेट वालों के लिए ही उनको रिजर्वेशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जितने निवासी हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, तो उनके लिए थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के भी हैं, और इसमें आप अगर दिव्यांग हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक है तो ये सारे रिजर्वेशन यूपी स्टेट वाले के सारे बच्चों को मिलेगा। एक इसमें और एडवांटेजेस है कि इसमें कोई हायर क्वालिफिकेशन का आपसे कंप्लीट नहीं कर सकता। हायर क्वालिफिकेशन का कोई भी लड़का आपसे यहाँ पर कंपटीशन नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे आप एसएससी जेई में देखते हैं तो एसएससी जेई में आपके हायर क्वालिफिकेशन के सारे बच्चों को अलाउड है, चाहे वो बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, चाहे फिर पीएचडी कर रहा हो, हर कोई इसमें फॉर्म भर रहा होता है। ऐसे रेलवे ने जब जेई का फॉर्म निकाला या ग्रुप डी या लोको पायलट जितने भी फॉर्म निकाले, सब में और हायर क्लास के लोग भर सकते थे। इसमें क्या है कि सिर्फ आप, इसमें यह है कि आप डिप्लोमा वाले, इसमें जितने डिप्लोमा किए हों वही फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका कंपटीशन थोड़ा आपके बीच है, अपनों के बीच में है, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम देने से पहले हम उसका जान लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या उसका पैटर्न है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और उस पर कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला जैसे एग्जामिनेशन पैटर्न जो आपका यूपीआरवीएनएल का है वो क्या है। एग्जामिनेशन पैटर्न उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि टेक्निकल एग्जाम्स, वो भी टेक्निकल आपके जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। हाँ, इनका कोई सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं है, इन्होंने ऐसा कोई सिलेबस नहीं दिया है, बस केवल आपको रिलेटेड ट्रेड से मेंशन कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ढंग से पढ़नी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा पैटर्न को हम लोग ध्यान दे सकते हैं। पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि क्या पैटर्न आने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, तो टेक्निकल सेक्शन पार्ट 1 आपका जो होगा वो टेक्निकल सेक्शन होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे, और वो रिलेटेड फील्ड या रिलेटेड ट्रेड के होंगे। जैसे मैकेनिकल का कोई है तो मैकेनिकल का उसके पेपर होगा, और इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल, ऐसे का CIN कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो मैकेनिकल का हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट जो पार्ट होगा वो टेक्निकल होगा, 150 क्वेश्चन का होगा। मतलब सारे सब्जेक्ट से कुल मिला के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर हम देखें तो सेकेंड पार्ट आपका जो है, जो नॉन टेक है, सेकेंड पार्ट आपका क्या है, नॉन टेक है, और नॉन टेक भी अच्छा खासा वेटेज दे रहा है। किसी भी कंपटीशन में 50 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, तो ध्यान रखिएगा। और वो भी 200 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन नॉन टेक का आपका है। नॉन टेक में आपकी जनरल हिंदी आएगी जो 10 क्वेश्चन होगी, 10 क्वेश्चन होगी, और जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है वो आपका 20 क्वेश्चन होगा, और जो रीजनिंग होगा वो 20 क्वेश्चन होगा। हाँ, ये है कि इंजीनियरिंग वालों की रीजनिंग थोड़ी अच्छी होती है,
तो आप सब लोग ने रीजनिंग अच्छा किया होगा, एसएससी जेई के लिए भी रीजनिंग की तैयारी बहुत अच्छी की होगी। तो 20 नंबर में आप ऑलमोस्ट 17-18 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको ये देखना है कि क्या क्या पैटर्न है। 150 क्वेश्चन प्योर टेक्निकल, 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होंगे, जिसमें कई पार्ट्स में है और ये कंफर्म अलग अलग पार्ट्स में 1 to 10 हिंदी का लिखा भी रहेगा क्वेश्चन पेपर में। तो जनरल हिंदी 10, जनरल नॉलेज 20 और रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन। ठीक है, अगला इसमें पेपर में जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन था उसको आपको दिखाना चाहते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर रिक्रूट होंगे। शैल बी मेड थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप। सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, देयर शैल बी 2 पार्ट्स इन पेपर। पेपर में 2 पार्ट होंगे। पेपर 1 क्या होगा? 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांच, रिलेवेंट ब्रांच जो है, जैसे मैकेनिकल का तो मैकेनिकल वालों का। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अगला क्या है? 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्राइजिंग क्या होगा? जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। जनरल हिंदी 10 और ये 20 और ये भी 20। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पहले से नोटिफिकेशन में मेंशन है, आपके एडमिट कार्ड में भी होगा, ये ध्यान रखिए। इन सीवीटी एग्जाम फॉर द पोस्ट ईच क्वेश्चन विल कैरी। हर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स, मतलब क्या है कि टोटल पेपर 200 नंबर का होगा, हर कोई 1-1 नंबर देगा। ठीक है, और अगला फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, हर एक गलत आंसर अगर आप इसमें, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपटीशन के लिए टाइम भी इंपॉर्टेंट और एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही दोनों आपको मैनेज करके चलना है। एवरी रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स निगेटिव मार्किंग ऑफ कितना दिया है? 1/4 निगेटिव मार्किंग है। मतलब क्या है? मिलेगा 1 रुपया, जाएगा 54। ये ध्यान रखिए गलती करने पर। तो आपका एक नंबर का हर कोई क्वेश्चन होगा, 200 मैक्सिमम मार्क्स है, और हर एक गलत अटेम्प्ट पर आपके, अगर आपने आंसर गलत दे दिया है तो उसमें आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे जो आपने पहले से गेन किए। मतलब आपको ओवरऑल 1.25 जाएगा। अगर आप सही करते तो 1+ होते, वो तो जाएगा, जो आप पहले से रखें उसमें से भी जाएगा। कितना? 54 जाएगा। ये ध्यान रखिए, पहले से ही आपका मेंशन है। हाँ, इसमें कोई आपका एग्जैक्ट सिलेबस मेंशन नहीं है, बस रिलेवेंट ट्रेड मेंशन कर दिया गया, तो इसलिए थोड़ा सा इसका एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, पर पिछले अगर हम पेपर पैटर्न को ध्यान से समझे, पिछले सारे पेपर्स को अगर हम ध्यान से समझे तो कुछ हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की तरफ हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा हम पैटर्न देख लेते हैं और थोड़ा कट ऑफ इसके पहले देखते हैं। 2016 का जो कट ऑफ रहा, जो लास्ट वैकेंसी रही, इसके बाद यूपीआरबीएनएल अब आया है। ठीक है, इसके पहले भी 14 में आया हुआ था, लेकिन 15-16 का जो कट ऑफ रहा उसके हिसाब से देखते हैं। मैकेनिकल में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? 100 वैकेंसीज थी। और आपके जनरल का कट ऑफ इस बार थोड़ा ईडब्ल्यूएस का भी एक लिंक जुड़ जाएगा, इसमें ईडब्ल्यूएस भी जुड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा सा, जनरल ओबीसी का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहता रहा है अब आने वाले एग्जाम में, क्योंकि दोनों लोग का लेवल लगभग सेम है। हाँ, पहले पिछले 2015-16 का हम देखें तो मैकेनिकल में 100 वैकेंसीज थी, इस बार कितने? 78। 100 वैकेंसीज थी, तब आपका जनरल का कट ऑफ कितना गया था? 112.5, 112.5। मतलब कितना लाना था? जस्ट आपको कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए 112.5। हाँ, इसके बाद इंटरव्यू भी था। पिछले वाले एग्जाम में इंटरव्यू हुआ था, इस बार इंटरव्यू नहीं होगा, तो आपका रिटन एग्जाम ही बहुत मायने रखेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी का कट ऑफ था 104 नंबर, इस बार ईडब्ल्यूएस का कॉलम आएगा तो कुछ जाएगा कट ऑफ। एससी एसटी का कट ऑफ था 93, लेकिन वैकेंसी तब ज्यादा थी, अब वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज्यादा है। वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अगला हम सब लोग कुछ देखते हैं कि लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। तो हमारे पास 3 पेपर थे, 3 पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप उससे जुड़कर जितने भी उससे
स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, आप ले सकते हैं। हाँ, इन तीनों पेपर्स को, जो तीनों पेपर हमारे पास अवेलेबल थे 2015 का भी हम ये, चूंकि 2015 का 16 का, तो 16 का एक आपका जेई का था और एक कोई आपका ड्राफ्टमैन या किसी और का था। 3 पेपर्स हमारे पास अवेलेबल थे, उन तीनों पेपर्स को हमने डिटेल एनालिसिस किया है। 2014 का आपको बुक, किसी बुक का ये स्कैन कॉपी है और 15-16 का किसी लड़के का ही है। ठीक है, तो इन तीनों पेपर्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और उससे आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, आप सब कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में नहीं पढ़ा जाता, ज़्यादातर वाटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स जो हैं, इससे 2014 में 16 क्वेश्चन आए थे। 14 का अगर आप पेपर देखें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा रहे हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं। 15 का जो आपका पेपर था, जो रियल में जूनियर इंजीनियर का ही पेपर था, वो आपका टफ था, उसमें क्वेश्चंस आए थे, न्यूमेरिकल भी आया था। तो हाइड्रोलिक मशीन में आपके 16 क्वेश्चन 2014 में और 2015 में 26 क्वेश्चन, आउट ऑफ कितने, 150, आउट ऑफ 150, 150 में से 26 क्वेश्चन। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको, और 2016 में भी 24 क्वेश्चन, तो आपको हाइड्रोलिक्स तो पढ़ना ही है। इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको हाइड्रोलिक्स बार बार पढ़ना है और हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको बता दें, फ्लूइड प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चंस आए हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टी से क्वेश्चन उतने नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। बॉयंसी के केस में, मेटा सेंटर की स्टेबिलिटी के केसेस सारे आप कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। पाइप फ्लो को भी बहुत डिटेल में पढ़िएगा, रेनॉल्ड नंबर और मैक नंबर, ढेर सारे नंबर्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे। मशीनरी से भी क्वेश्चंस खूब आए हैं, टरबाइन, कपलन, पेल्टन, फ्रांसिस, हर एक के बारे में पूछा गया है और आपका पंप के बारे में भी अच्छे से क्वेश्चंस आए हैं। बाउंड्री लेयर है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट, पर आप वेरियस नंबर्स और टरबाइंस, तो हाइड्रोलिक्स के बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आप और अच्छा सीख गए तो इवन क्वेश्चन तो बहुत टफ आए हैं। मूडी चार्ट से भी आया हुआ है, फ्रिक्शन फैक्टर से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, टफ क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आप बेसिक तो कम से कम छोड़ के नहीं जाएंगे। हाइड्रोलिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी हाइड्रोलिक्स के लिए। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग, ध्यान रखिए, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से भी खूब क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टीज से लेकर फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ और आपको कार्नोट एफिशिएंसी, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट लॉ से एनर्जी बैलेंस के क्वेश्चंस काफी रहे हैं। फर्स्ट लॉ से आपके क्या है, एनर्जी बैलेंस के क्वेश्चन, ध्यान रखें। अब ये इसमें एंट्रोपी, जनरेशन, इन सबको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ तक क्वेश्चंस आपको करते रहने हैं, ध्यान रखिएगा। थर्मल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्मल इंजीनियरिंग में बॉयलर पार्ट आप जरूर पढ़िएगा, डिफरेंट टाइप के बॉयलर्स को बहुत डिटेल में पढ़िएगा, उसके आपके एसेसरीज और माउंटिंग का हर एक स्टेप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। बॉयलर में ब्लो अप का और सारी चीजें जो पार्ट्स लगती हैं, सबको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो ये बहुत ध्यान में रखिएगा। बॉयलर पार्ट पढ़ना है, थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ना है, सुपर हीट रीजन और प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस भी खूब आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रोसेस में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आइसेंट्रोपिक क्या होता है, आइसोपिस्टिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोपिस्टिक आपका आइसोबारिक को ही बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिए। हर एक सिचुएशन में आपको बहुत डिटेल में फर्स्ट लॉ पढ़ना है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, पर हाँ पर PVMM आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड सब पूछ लेते हैं, क्या वायलेट करता है क्या वायलेट नहीं करता, तो थोड़ा बहुत डेप्थ में पढ़ना है थ्योरी। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स भी अच्छे से पढ़ना है, बहुत वेटेज है 14 में चूंकि क्या था कि इंडस्ट्रियल रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा, उस समय थ्योरी पर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ करता था। एक जूनियर इंजीनियर के लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी उस समय, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला आपको, अब ये तो पहले उसमें क्या था कि न्यूमेरिकल कम आते थे, अब न्यूमेरिकल सेक्शंस बहुत आ रहे हैं और थोड़ा टेक्निकल, आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ाई गई है, तो अब आपको प्लांट्स के बारे में भी डिटेल आना चाहिए। थर्मल इंजीनियरिंग में सारे पार्ट्स पढ़िएगा, बॉयलर को बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस भी पढ़िएगा, ठीक है। अब इस समय देखिए आपके 2015 3 पेपर्स हैं जो आपके 2016, 14, 15, 16, ये मेन इंपॉर्टेंट 15 का पेपर बहुत टफ था एक तरीके से देखा जाए,
और 16 का ड्रॉपमैन का कोई पेपर है, जूनियर इंजीनियर का नहीं है, पर हाँ 14 का पेपर भी आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं, सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व तो करिए, आपको आइडिया लगेगा क्या चीजें आ रही क्या नहीं आ रही। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैन्युफैक्चरिंग का हर एक कोना अगर देखा जाए तो कोई छोड़ा नहीं गया, लेकिन हाँ मैन्युफैक्चरिंग के कुछ पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए उसको हम फोकस करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कास्टिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन आपने देखा है तो इसको पता नहीं क्यों कास्टिंग से तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इवन एक पेपर में 4-4, 5-5 क्वेश्चन कास्टिंग से ही आए हुए हैं। एक ही मतलब टॉपिक आप समझ सकते हैं। कास्टिंग आप पढ़िए, 10-20 पेज का होगा, आपके पास बुकलेट होगी किसी की, या किसी के पास बुक होगी कोई भी, तो मैन्युफैक्चरिंग की आप देखेंगे तो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कास्टिंग के साथ साथ वेल्डिंग से भी क्वेश्चंस खूब आए हैं। कास्टिंग के साथ साथ क्या है? वेल्डिंग से। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? कास्टिंग आपको तो पहले ही पढ़ लेना और कुछ छोड़ना नहीं इसमें। किसके लिए किस तरह की कास्टिंग होनी चाहिए, कौन से डिफेक्ट होते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है। तो कास्टिंग आपको पढ़ना है, वेल्डिंग आपको पढ़ना है, वेल्डिंग भी उसके बाद पढ़ना है। ग्राइंडिंग बहुत छोटा सा, इतना सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा है भाई। इसमें क्या है आपको ग्राइंडिंग व्हील में, ग्राइंडिंग में क्या होता है क्या नहीं होता, बफिंग होता है कि नहीं होता है, वो ट्रूइंग, साइजिंग, ये सारी चीज़ें बातें हैं। तो आपको ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ लेनी। मतलब क्या है कि मशीन टूल टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन है, लेस से भी क्वेश्चन आया हुआ, बिलिंग से भी आया हुआ। अगर क्वेश्चन की बात करें तो आया सबसे, पर इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको ग्राइंडिंग तो पढ़ के ही जाना है। टूल लाइफ से न्यूमेरिकल आए हुए हैं कि अगर आपका टेलर्स इक्वेशन में n इक्वल टू 1/4 या 0.24, तो उस सिचुएशन में अगर वेलोसिटी डबल करें तो टूल लाइफ क्या होगा, सारी चीजें आई हुई है। तो ध्यान रखिएगा, टूल लाइफ के भी क्वेश्चंस आए, न्यूमेरिकल आए हैं, आपको मेटल कटिंग से न्यूमेरिकल भी आए हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। टेलर्स इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल आए हम। कास्टिंग ध्यान देना है, टूल मटेरियल और सारी चीजें। नॉन कन्वेंशनल ईडीएम, आपके ईडीएम से भी क्वेश्चन आए, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंपॉर्टेंसी की बेसिस की बात करें तो कास्टिंग तो आपको पढ़ना ही है, वेल्डिंग तो आपको पढ़ना ही है, और टूल लाइफ से क्वेश्चन पता नहीं क्यों आपका यूपीआर पैनल पूछ ही लेता है। तो इतना तो आपको पढ़ना ही है। अगर आपके पास टाइम है तो ड्रिलिंग से भी पढ़ लीजिए, ड्रिलिंग भी आया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। और अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस बहुत बड़ा है, एक आध क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अगला हम सब लोग देखते हैं अगली बात। अब इसके बाद जो हमारा पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका वेटेज लगातार ऑलमोस्ट सेम रहा है। अगर आप देखें तो 29 क्वेश्चन 2014 में, मतलब उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 25 क्वेश्चन 15 वाले पेपर में और 16 के पेपर में भी आपका 28 क्वेश्चन। तो कुल मिला जुला के इन दोनों का वेटेज, अब सोचिए आपकी 150 में 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 1/5 मतलब 20% वेटेज है केवल इसी का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखें तो 4th इक्वेशन से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, सेंट्रॉइड से बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो हम बहुत डेप्थ में पढ़ा भी रहे हैं और करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बेसिक है सबका। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों हम स्टार्ट के, इस पर भी बात करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्रॉपर्टीज आपके ध्यान, इलास्टिक कांस्टेंट में रिलेशन से ही क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में, मतलब एक ही पेपर में 2-2 बार, 3-3 बार। ईजीके में रिलेशन, आपका ईजीके इनिटी में रिलेशंस में इंटरचेंज करके पूछा गया है सारी चीजें, ठीक है। डायमीटर बढ़ाएं घटाएं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इवन कॉलम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, कॉलम भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। थिक सिलेंडर, थिन सिलेंडर, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन तो सबसे आए हैं, लेकिन यह है कि आपको इंपॉर्टेंसी देखनी है। इंपॉर्टेंट, हाँ, ये आपको हम मैकेनिक्स पूरा करा देंगे, सोम के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको करा देंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आराम से पढ़िए। पर इंपॉर्टेंसी देख रहे हैं, 20% आपका वेटेज है ये। 150 में आपको 30 नंबर देने वाला है ये, और जब 30 नंबर आता है तो 10 और आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और हम करा देंगे, ठीक है। तो स्ट्रेसेस पढ़ने, फ्रिक्शन इन कॉलम, अगर फ्रिक्शन है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट है। एसएफडी बीएमडी से, इवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से टॉर्सनल शेफ्ट के बारे में बात है, पैरेलल में कनेक्शन में क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, कॉलम से भी क्वेश्चंस आए हैं, और इलास्टिक कांस्टेंट में रिलेशन तो एक पेपर में दो बार आ गया है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन जो आपका है, मशीनों का सिद्धांत है, काइनेमेटिक्स, कोम डोम जिसको कहीं कहीं बोलते हैं, तो 14 में इसका उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं था, लेकिन अब जो अभी पिछला पेपर आया था, पिछला जो 2015 का एक्चुअल में जेई का पेपर, उसमें टोम की बहुत इंपॉर्टेंस थी। इवन 2-3 न्यूमेरिकल आए थे, इससे 3 न्यूमेरिकल, इसमें आपका थ्योरी ही नहीं न्यूमेरिकल भी था, नंबर ऑफ लिंक्स और पेयर सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रिसेंट ट्रेंड में आपको थ्योरी ऑफ मशीन बहुत छोड़ के तो जा ही नहीं सकते। अरे भाई 150 में 20 को नंबर दे रहा, 20 नंबर कम थोड़े होता है, आप बहुत ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको सिंपल मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, गियर टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चंस खूब आए हैं, गियर टर्मिनोलॉजी, इवन सेंटर डिस्टेंस से भी न्यूमेरिकल पोर्शन आया हुआ है, एडेंडम न्यूमेरिकल, डिडेंडम न्यूमेरिकल, तो क्या है गियर टर्मिनोलॉजी हम आपको डिस्कस भी करेंगे ये सारे क्वेश्चंस। फ्लाईव्हील से भी न्यूमेरिकल आया हुआ है, फ्लाईव्हील से, कैन से आपका ध्यान रखिए, टाइम से टर्मिनोलॉजी आया हुआ कि कहाँ से बेस सर्कल साइज क्या होता है, कैसे होता है, पिच सर्कल क्या होता है। वाइब्रेशंस में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत टफ नहीं आए। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इन सब में रिलेशंस आए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाइब्रेशन बहुत टफ नहीं आया है। हाँ, गियर से आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, फ्लाईव्हील के न्यूमेरिकल आए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी आई हुई है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आईसी इंजन इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ, 14 में आईसी इंजन का वेटेज कम था, लेकिन हाँ 15 वाला पेपर जो रिस्टेंट पेपर आया था उसमें आईसी इंजन से क्वेश्चन खूब आए थे, 17 क्वेश्चन आए थे, और जो अलग अलग से पेपर है वो आपका ड्रॉपमेंट, तो आपका 10 आए थे, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला डिजाइन ऑफ मशीन 14 में क्वेश्चन आए थे और ये पेपर आए थे, तो इसमें आपको बहुत ध्यान से देना है। डोम से रिवेटेड जॉइंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रिवेट्स में क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको रिवेटेड जॉइंट्स को भी हम डिटेल से करेंगे। रिवेटेड जॉइंट्स किस से क्वेश्चन कम आए, बियरिंग लाइफ से भी क्वेश्चन आया है, बियरिंग के बेसिक्स से भी आया क्वेश्चन, तो बियरिंग पे भी हम डिस्कशन करेंगे, परेशान ना होइए, डिजाइन हम आपको कराएंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतना तो जरूर कराएंगे। एंड्योरेंस टेस्ट से कोई क्वेश्चन वैसे नहीं आया है, बियरिंग से क्वेश्चन आए हैं, स्प्रिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। गियर डिजाइन से लुईस इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो लुईस इक्वेशन को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो बियरिंग से क्वेश्चन आया है, लुईस इक्वेशन, कीज और रिवेटेड जॉइंट से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, ठीक है। इसी में अगर हम देखें तो बेल्ट एंड पुली से भी एक क्वेश्चन आ गए हैं, तो बेल्ट एंड पुली से भी आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अगला मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, जो 14 में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सब्जेक्टिव पेपर, बहुत ही आपका बेसिक नॉलेज, कंपरेटर क्या होता है, सारी चीजें, तो बहुत ज्यादा मेजरमेंट से क्वेश्चंस आए थे, पर इधर तो खत्सून है, नील बटे सन्नाटा है, तो इधर कोई दिक्कत नहीं। रिसेंट ट्रेंड में बहुत ज्यादा आने के चांस भी नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी इतना वेटेज तो नहीं दिया जा सकता, तो पर थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम से, तो आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लिमिट, फिट एंड टॉलरेंसेस पढ़ लेंगे, एरर्स, ठीक है। थर्मोकपल से एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंस्ट्रूमेंट्स को समझ सके कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट, साइन बार है तो कहाँ यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। नो गेज, गो गेज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो लिमिट, फिट एंड टॉलरेंसेस, कब आपका इंटरफेरेंस फिट होगा, कब ट्रांजिशन फिट होगा, और कब आपका प्री फिट होगा, तो आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। क्लियरेंस फिट जिसको बोलते हैं। तो अब मटेरियल साइंस के क्वेश्चंस अभी आपके रिसेंट में आए हैं, तो आप ध्यान रखिए, मटेरियल साइंस में टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में क्वेश्चंस आता रहता है कि आपको मटेरियल्स, कौन सा मटेरियल कहाँ यूज किया जाता है, गन मेटल, बेल मेटल, बाइबेट मेटल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आया, बीसीसी का, एफसीसी के बारे में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिए। बीसीसी एफसीसी के स्ट्रक्चर थोड़ा बेसिक पढ़िए, बहुत टफ है, इतना आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, मिलना कुछ नहीं है, मिलना 98-54 है, आपको 150% थोड़े मिलना है, तो बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, पर बेसिक चीजें जरूर आपको पता रहे, जिससे हो सकता है आसान क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएं, ठीक है। अगला देखते हैं हीट ट्रांसफर से। अब रिसेंट कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, पहले तो हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन आया हुआ है 2014 बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव पेपर था, तो आपका इधर एक दो क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफर नहीं। इंटरिंग ड्राइंग से भी क्वेश्चंस 14 में आए थे, ड्राइंग से भी क्वेश्चन आए थे, और आरएसी से भी आए थे। अब इधर आरएसी और ड्राइंग का उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बात समझ में आ रही है।
तो अब आप समझ पाएंगे कि कौन सा यूपीआरवीएनएल में कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते वक्त हम आपको ये बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चंस आप सब लोग के रहे, जैसे कई लोगों ने पूछा सर पेट का भी एग्जाम है और यूपीआरवीएनएल का भी एग्जाम है। यूपीआरवीएनएल का एग्जाम हम आपको बहुत डिटेल में बता दे रहे हैं। अभी जल्दी एई का एग्जाम हुआ, लास्ट संडे एई का एग्जाम हुआ है, लोगों ने एग्जाम दिया है, बताया आरएस खुरमी पूरा डिटेल रटा हुआ पूरा आया हुआ था। तो आप भी ध्यान रखिए, आरएस खुरमी, आरके जैन या डीएस कुमार ही आपको सॉल्व करना है। इन्हीं में से कोई एक सॉल्व करिए। बात करते हैं, अभी देखेंगे कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। अब क्वेश्चन की डाउट में अगर आप हैं, सबसे पहली बात है कि सिर्फ ये डिप्लोमा के लिए जॉब है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हैं। कंपटीशन केवल आपके अपनों के बीच में है, जिसमें आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा कि पेट का भी एग्जाम है और आपका ये एग्जाम भी आ गया है। इसको हम आपको बताएं कि अभी लास्ट संडे एग्जाम हुआ और अभी 14 तारीख को कोई पुराना एग्जाम होने वाला है जो यूपीआरवीएनएल करा लेगा। तो ये ध्यान रखिए कि अब इसके बाद आपकी बारी है, तो अगस्त लास्ट तक उम्मीदें हैं कि एग्जाम हो जाएगा। तो आप तैयारी 15 अगस्त तक झंडा फहराने की तैयारी रखिए। पूरी तैयारी 15 अगस्त तक एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद सिर्फ रिवीजन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो 15 अगस्त तक टाइम है, जहां कमजोरी है उसको आप लोग अपना कैच करिए और फिर से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है इधर। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि 20 अगस्त को पेपर है, तो सर इसको ध्यान दें कि उसको, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की सारी वैकेंसीज आपकी पेट के थ्रू होनी है। पेट अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो नहीं ली जाएंगी। इधर आपको लेखपाल साहब भी बनना है, जेई भी अगर बनना है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, तो पेट आपकी रिक्वायर्ड हुई। तो थोड़ा हम ध्यान देते हैं कि पेट का सिलेबस एक जनरलाइज सिलेबस है जो हर साल आएगा, हर साल आपको करना है, बहुत टफ नहीं होगा। और हमारी उम्मीद से हो सकता है कि पेट सिर्फ क्वालिफाइंग भी रहे, कोई उसका बहुत वेटेज नहीं रहे। तो क्वालिफाइंग करने भर के लिए आपको यहाँ भी पढ़ना, 50 नंबर का आना है, हिंदी भी आनी है और आपका जीएस भी आना है और रीजनिंग भी आना है। तो आप ध्यान रखिए, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको भी क्यों ना तैयारी किया जाए, बहुत ही अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यूपीआरवीएनएल अगर आपने डिप्लोमा क्यों किया था भाई, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाए। थोड़ी सी आप ध्यान दीजिए, थोड़ी आप ईमानदारी दिखाइए, तो पेट भी आप अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे, जो केवल बस आपको क्वालिफाई करना है। अभी ऐसा नहीं कि उससे सिलेक्शन मिल जाना है, इससे सिलेक्शन मिलना है। अगर आप इसको अच्छा परफॉर्म कर ले गए तो आप उस 78 में आ सकते हैं, और नाम उस 78 में आ गया तो पूरी स्टेट में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, बात करने की दिक्कत नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिए, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी जॉब है, तो आप इसको फोकस करें। इंजीनियरिंग, कोई 24 घंटे में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकता, तो आपको इसको फोकस करना चाहिए। उसके साथ साथ पैरेलल में आप पेट भी कर सकते हैं, हर कोई आपका सेफ खेलना चाहता है, क्योंकि 78 सीटें भी और हैं 78,000, यूपी में भी 78,000 हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, तैयारी आप यूपीआरवीएनएल का करते हुए पेट की तैयारी कर सकते हैं, 24 घंटे सारी चीज़ें नहीं पढ़े। एक हम अपने बारे में क्लियर कर देना चाहते हैं, हम आपको क्वेश्चंस सारे कराएंगे, मैकेनिक्स, टोम डिजाइन, इवन हम थर्मो और हाइड्रोलिक्स के भी, क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो कास्टिंग के क्वेश्चंस के भी सीरीज लाएंगे। लेकिन वो आपको हम कब लाएंगे ये अभी से डिसाइड नहीं कर सकते, एग्जाम के पहले हम आपको तैयारी करें, बशर्ते हमारे हिसाब से। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं किसी चैप्टर का, तो उसके सब्जेक्ट की थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए, उससे और क्वेश्चंस आपको करना चाहिए। एक टॉपिक अगर हम आपको जगा रहे हैं तो आपको उसके साथ सारी डिटेल्स को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो हम केवल बस आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, आपको और आगे की डिटेल करनी पड़ेगी, अपने से भी मेहनत करना पड़ेगा। पहला पेट और यूपीआरवीएनएल की क्लियरिटी रखिए, यूपीआरवीएनएल को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, आपके बस की ये कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा आपका इसरो का एग्जाम है 14 तारीख को, ठीक है, सब लोग के सेंटर आ गए होंगे, लखनऊ बनारस हर कोई एग्जाम देगा। तो इसरो में आपके मैथमेटिक्स भी आता है और प्योर टेक्निकल सब होता है। प्योर टेक्निकल में मैकेनिक्स सेक्शन का वेटेज बहुत ज़्यादा है, सोम टोम डिजाइन मैकेनिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, और थोड़ा उसमें कंपटीशन भी टफ हो जाता है। जिसकी टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है वो अच्छा उसमें परफॉर्म कर, क्वेश्चन उसके बहुत अच्छे रहते हैं, प्रोसीजर बहुत अच्छा है, कहीं कोई आपको ट्रांसपेरेंसी हर जगह है, कहीं भी बायस होने के चांसेस नहीं दिखेंगे। तो आप उसमें अगर ईमानदारी से तैयारी अच्छी कर रहे हैं
तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलस से भी क्वेश्चंस आते हैं, लिमिट से भी क्वेश्चन है। 12th लेवल की मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ मैथमेटिक्स थोड़ा आपको वेट करेगा और उसके साथ टेक्निकल भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसरो का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मतलब आपके मान के लिए 25-30 लोगों ने हमें कॉल किया कि हमारा एसएससी प्री क्वालिफाई है। अगर आपका प्री, क्योंकि अभी एसएससी का हमारी स्टार्ट करने के 2-3 दिन पहले ही शायद रिजल्ट आया हुआ है, तो एसएससी जिन लोगों ने क्वालिफाई किया हम उनको ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन करा रहे हैं। उसमें सब्जेक्टिव इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन तो पक्का न्यूमेरिकल आना है और आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंस की स्ट्रेटजी है कि पहले आप पिछले 10 सालों का मेंस का पेपर सॉल्व करें। पिछले आप 10 सालों का मेंस का पेपर सॉल्व करें और लिख लिख के सॉल्व करें। क्वेश्चन की रिपीटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप देखेंगे तो अल्टरनेट ईयर या 1-2 साल बाद वो क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं। लिख के डायग्राम बना के करेंगे तो वहाँ तेजी से करेंगे। क्वेश्चन कोई भी छोड़ेंगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, करना सारे हैं, और ये तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो जो भी आप लग जाइए, ये लास्ट चांस, मतलब आपने प्री पहला कदम निकाला है और उसके बाद आपकी अच्छे से आपका टेक्निकल बहुत ही अच्छा होता है, तो मेहनत करिए, इस बार निकाल ही लीजिए। सब लोग निकालना ही निकालना है। एसएससी जेईई मेंस आप सब लोग क्वालिफाई करें, हमारी शुभकामनाएं भी है। लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, पिछले लास्ट 10 ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप अपने कंसर्न बुक को देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। जो न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ रहा है वो हमें आप भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से देंगे या फिर आने वाले क्लासेस में डिस्कस कर देंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम एसएससी जेईई के भी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान दे रहे हैं और यूपीआरवीएनएल तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। और भी सीरीज हम लेके आएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी क्वेश्चंस लाएंगे जहां पर हम थ्योरेटिकल, हाँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जेईई में। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाइए, तो वो सारी चीजें हम वहां पर आज नए डिस्कस करेंगे। थोड़ा वहां पर तेज होंगे, वो आपका एसएससी मेंस से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, आने वाले सारे टेक्निकल एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। कंफ्यूज मत रहिए, लास्ट चांस है, खूब मेहनत करिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। यूपीआरवीएनएल में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप इसकी एनालिसिस को बहुत ध्यान से पढ़ के देख सकते हैं। कुछ लोगों के डाउट है सर क्वेश्चन की, हमें क्वेश्चन का पीडीएफ भी दे दिया जाए, तो आप सब लोग टेलीग्राम चैनल से हम क्वेश्चंस के पीडीएफ भी डाल देंगे, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर क्वेश्चन को जब हम क्वेश्चन करा रहे होते हैं उतनी आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप क्वेश्चन को, जब हम क्वेश्चन कराए तो आप क्वेश्चन देख भी लें और लिख लें, इतनी क्षमता नहीं, क्योंकि हम बहुत तेजी पढ़ा रहे होते हैं। जो रिक्वायरमेंट है, जो समय की मांग है, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। हम अगर रुक जाएंगे, हम रुक जाएंगे तो आप तो ऐसे सो रहे हैं, जगाएगा कौन। आप घर पे है, ध्यान बैठवाइए, खाना खाइए, खूब मोटाइए, ऐसा नहीं काम चलेगा। 1 महीने बाद एग्जाम है और इस बार सिलेक्शन आपसे ही मिलना चाहिए सब लोग। अब इसमें देखिए तैयारी के तरीके, जिनको कुछ भी नहीं आता, एकदम बेसिक, मतलब जो अभी अपियरिंग से निकले हैं, वो इस वाले एग्जाम में तैयार, मतलब पहले ही हम बता दें, देखिए रियलिटी को आपको फेस करना पड़ेगा, भागना नहीं। तो जिनको कुछ नहीं आता वो इस एग्जाम को अभी बहुत ज़्यादा ऐसा ना डिमोरलाइज ना हो, एग्जाम को फेस करें, एंजॉय करें, बहुत ही अच्छा पेपर करें, आप अपनी लिमिट को समझ सकें। हाँ, जिन लोगों ने एक बार पूरी तैयारी अच्छे से कर ली है उनको हमारे ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। हाँ, इनकी तैयारी एक बार अच्छी हो गई है, उनको सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका पैटर्न सिलेबस आपका डिफाइन नहीं है। जो भी पेपर बना देगा, कोई किसी का वेटेज बढ़ा देगा। अभी देखिए आरएसी एचएमटी का उतने क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन आ जाएंगे। अगर कोई आरएसी एचएमटी का कोई बनाने वाला पेपर सेट करने वाला हो गया तो आ भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई लिमिट नहीं फिट की। एक पैटर्न से हम तो लोग आइडिया ले सकते हैं कि इससे कोई और 150 क्वेश्चन आने, तो हर एक सब्जेक्ट का आ भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ी सी तैयारी करते रहनी है हर एक सब्जेक्ट की। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है, हर एक पेपर को फिर से रिवाइज कर ले, अभी बहुत टाइम है। आप हर एक पेपर को जो रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पेपर सॉल्व करें, अगर कहीं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो अच्छी बात है। अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो टॉपिक आप नहीं कर पा रहे हैं उसको अभी पढ़ लें, अभी पढ़ने का टाइम है।
हाँ, जिन लोगों ने कुछ तैयारी की है, कुछ तैयारी नहीं की है, वो सब लोग एक बार पूरा सारा आप अपना बुकलेट उठाइए, सारे आप अपने बुक्स उठाइए, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उसको उठाइए, एक बार एक साथ रखिए, झाड़ फूक दिए, साफ कर दीजिए और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करिए। एक लाइन से पढ़ डालिए, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन से पढ़ डालिए, सब कुछ आप कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, जो एकदम से स्टार्टिंग है उनके लिए थोड़ा ये एग्जाम टफ होगा। जो थोड़ी तैयारी किए हैं वो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो अपने आप को और आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको लाना कितना है, आपको सिर्फ लाना कितना है, 112 नंबर लाने हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो आगे हम सब लोग देखते हैं। कितने 112 नंबर कट ऑफ गया था, इस बार कट ऑफ 120 से 25 के बीच में जाने की उम्मीद हमें, हमारा ये अनुमान है, ये हमारा अनुमान है। तो जनरल का कट ऑफ 120, मतलब क्या करना है भाई, आपको 200 नहीं लाने हैं, 200 नहीं लाने हैं, आपको सिर्फ 140 नंबर लाने हैं। 140 टारगेट करिए, ठीक है। कुछ चीज़ें सबको नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, 60 नंबर मत लीजिए। अब इस 60 नंबर में जैसे अब कुछ लोग कहेंगे 50 तो आता है, अरे भाई हिंदी है, हिंदी में कुछ तो आता होगा। तो अगर आप देखें तो हिंदी में 10 में से आप 5-7 तो कर लेंगे, तो 5-7 जनरल नॉलेज में कितना मेहनत कर लो, कट मार लो यार, 6-7 से ज़्यादा हम उम्मीदें नहीं करते। तो 5 और इधर 6, 11, और इसमें तो हम कहेंगे 18 से कम लाना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। रीजनिंग में 18, तो 18 से 24 और 5 29 नंबर यहाँ से हो गया, और आपको वहाँ से 110 चाहिए, 150 में 110, अरे 40 छोड़ना है यार, काहे दिक्कत ले रहे हो, गलती क्या गलत करके आओगे, उसमें से 110 में से भी घटवाओगे क्या? अरे भाई 110 से 12-15 करना, 2-3 क्वेश्चन आराम से करना, ही नहीं कि 125-30 करके आ रहे हैं और यहाँ हो गए 107 106, नहीं 110 पहले टारगेट, उसके बाद खाना पाना। भाई 3 घंटे का पेपर है, बैठे मौज कर रहे, तो और थोड़ा 5 नंबर बढ़ ही जाएगा, कुछ ना कुछ देखते देखते देखते। चलो ये वाला कर लेते हैं। तो 115, और इधर से आपको कितना मिला, 24, 5, 29, 30 नंबर इधर से मिला 50 में 30, और यहाँ से आपने 115 लिया, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्यूरेट रहना है, तैयारी अच्छे से करनी है, टाइम मैनेज करते रहना है, और परेशान नहीं होना कि पेट का एग्जाम, अरे यार पेट जस्ट क्वालिफाइंग है, कोई एग्जाम आपको नौकरी नहीं दे देगा, ये ध्यान रखिए। इसको भी पढ़िए, ये बहुत अच्छी जॉब है। अब बुक कौन कौन सी प्रेफर करनी है, अभी आपका पेपर हुआ तो RS कुर्मी से आए थे, तो इससे नहीं आएगा इस बार, उम्मीद जहां तक है। तो RK जैन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर DS कुमार का भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। सारे तो हो नहीं सकते सर, टाइम कहाँ है, तो इम्पोर्टेंसी के बेसिस पर तो सॉल्व कर लो भैया, अरे हम करा रहे हैं तो आप भी कर लो। इसके बाद अगर आपको कोई एक हैंडबुक, जैसे आप हैंडबुक अपने से बनाएं, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप तैयारी में एक बुक हो गई, रेफरेंशियल ऑब्जेक्टिव बुक हो गई, चाहे आप DS कुमार कर लिए, चाहे RK जैन कर लिए, खुरमी बहुत बेसिक है। और मेडिजी जैसे बना एक बुक आती है जिसमें सारे क्वेश्चन आपके क्या है, फार्मूले के कंपाइलेशन है, तो आप अपने से फार्मूले कंपाइल करिए ना। हर एक सब्जेक्ट को उठाइए, इतना टाइम है यार, एक सब्जेक्ट को उठाइए, हर एक फार्मूले को आप एक साथ इकट्ठा करिए, वो आपका बन जाएगा। हाँ, मेडिजी का भी अच्छा है, पर यह है कि वही थोड़ी टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, अगर आप हिंदी के लिए जानना चाहते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन की हिंदी की बुक पढ़ डालिए, एकदम रंग दीजिए, ठीक है, रंग दीजिए, हो जाएगा यार, 10 में 8 निकाल के लाओगे। अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो भी ठीक है, कोई हिंदी की कोई बेसिक तो पढ़ लीजिए, हिंदी मतलब हिंदी समझिए तो क्या होता है। जनरल नॉलेज के कुछ मरने जीने की जरूरत नहीं है, सो रहे हैं, जब आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का तब जनरल नॉलेज पढ़िए। 20 में से 6, 7, 8 से ज़्यादा आना ही नहीं है, तो परेशान नहीं होना है। जनरल नॉलेज बस पढ़ते रहना है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पढ़ते रहिए, इधर उधर मार काट सब समझते रहिए। स्टेट के न्यूज़ को ज़्यादा फोकस करिएगा, जो स्टैंडर्ड है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के पास आपके पास कोई ना कोई नोट्स होगा ही, किसी न किसी से आपने पढ़ाई की है, तो रीजनिंग आप ऐसे किसी एक नोट से पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें रीजनिंग का भी, मूड जब भी घूमे रीजनिंग सॉल्व करें, ठीक है, समझ में आया। एक हम आपको पहले से क्लियर कर देना चाहते हैं, हम सिर्फ 24 घंटे में आपको 1 घंटा आपसे ले रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा, मतलब आप 24 में से अगर हम 24 घंटे पढ़ा रहे, मतलब 24 घंटे का दिन शायद होता है ना, हाँ कुछ होता है, ऐसे होता है, ठीक है, एक घंटे का आपसे ले रहे हैं।
24 में एक घंटे आपसे लगभग हम ले रहे हैं और आप दे भी रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और आगे बढ़ाइए भाई, और आगे बढ़ाइए। तो 1 घंटे अगर हम ले रहे हैं, 23 घंटे आपके हैं। कुछ तो पगला जाएंगे, गुरुजी ही पढ़ाते रहे दिन भर, गुरुजी पढ़ाएंगे सिलेक्शन दिलाएंगे क्या? नहीं, आपको खुद से। तो 23 घंटे जो हैं, उस 23 घंटे में आपको एक प्लानिंग के साथ आप सारे पैटर्न को देखते हुए उस 23 घंटे को आपको यूटिलाइज करना है। सोना है आपको, खाना है आपको, घूमना है आपको, ध्यान बैठाना आपको है। समझ में आ रहा है? तो वो 23 घंटे आप यूटिलाइज करेंगे उसको अच्छे से, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहेंगे। सिर्फ हमारे सब्जेक्ट से कुछ नहीं होने वाला, हम आपको सारे भी पढ़ा दे तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो आपको पढ़ते रहना है। कुछ लोग गुरुजी है, गुरुजी रहते तो अरे गुरुजी क्या कर लेंगे यार, करना आपको है, जे ही आपको ना, पैसा हमें दोगे क्या कमा के? तो ध्यान रखिए, 23 घंटे को यूटिलाइज करिए। और भी अब बैठे हैं मोबाइल लेके, कुछ लोग तो मोबाइल में जुटे रहेंगे, गुरुजी कब आता है देखते रहेंगे। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, आधे घंटे 1 घंटे देख के निपट ले, फिर कभी आएगा गुरुजी का, फिर देख लेना। निपटने के बाद जो बचा उसकी फिर तैयारी लगा, जुट जाइए यार। 1-1.5 महीने का बात है, निपटा लीजिए। इसके बाद क्या जिंदगी भर आराम करें? जिंदगी में कुछ नहीं है, पता नहीं है। तो आप सब लोग से हमारा निवेदन है कि आप अपने से भी बहुत मेहनत करें, इस जॉब को लेनी ही लेनी है। ठीक है, सब लोग को सिलेक्ट होना है अच्छे से। चलिए, और आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और फैलाइए, ढेर सारे लोगों में फैलाइए इसको, जहां तक